बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 24 है कम्युनिकेशन 1। इसमें नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन एक फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जिस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है या फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या काम है इसका। न्यूरॉन का एक तो ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है विच कैन बी सेंड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इसके अलावा न्यूरॉन के अंदर एक एबिलिटी होती है जिसे हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। मतलब ये रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई को, यानी कोई भी स्टिमुलाई आया है ये उसको रिस्पॉन्ड करेगा। एंड कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी टू कंडक्ट अ सिग्नल। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये कोई भी सिग्नल जो आया है उसे कंडक्ट करता है। तो ये जो न्यूरॉन होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन। अच्छा, सेंसरी क्या होता है। ये न्यूरॉन वो होता है विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को रिसीव करके सीएनएस तक भेजने का काम जो होता है वो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है। ये रिसीव करते हैं स्टिमुलाई डायरेक्टली, सम जो है वो एक्टिवेटेड बाय रिसेप्टर्स। अच्छा, इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं। ये वो न्यूरॉन होते हैं जो कि इंटीग्रेटिंग सेंटर होते हैं बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर के दरमियान में जो होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ये रिसीव करते हैं सिग्नल को फ्रॉम सेंसरी एंड सेंड दिस सिग्नल टू द मोटर न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। अच्छा, मोटर न्यूरॉन क्या होता है। मोटर न्यूरॉन द न्यूरॉन विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू इफेक्टर। मतलब इसने जो है नर्व इम्पल्स को इफेक्टर तक पहुंचाना है। इफेक्टर क्या होता है। इफेक्टर ये कोई मसल भी हो सकती है और ग्लैंड भी हो सकता है। इन दी फॉर्म ऑफ मसल्स, अगर कोई इफेक्टर मसल्स होगा तो ये कंट्रैक्ट करेगा, अगर कोई ग्लैंड होगा तो ये सेक्रीट आउट करेगा, सेक्रेशन इन रेस्पॉन्स टू द सिग्नल। जो भी सिग्नल आया उस रेस्पॉन्स उसके रेस्पॉन्स में ये काम करेगा। तो ये 3 तरह के न्यूरॉन्स थे। उसके बाद अगर हम देखें स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूरॉन का, तो इसके अंदर 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्राइट और एक्सॉन। सेल बॉडी क्या है। ये लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग होती है। एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी यहाँ मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि सेल बॉडी के ऊपर एक्सटेंशन होती हैं जो कि सिग्नल कंडक्ट करती हैं टुवर्ड द सेल बॉडी। इसे हम कहते हैं डेंड्राइट। एंड द प्रोसेस दैट कंडक्ट सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से सिग्नल दूर लेके जाने वाली जो होती हैं वो एक्सॉन होती हैं। एक्सॉन, ये जो लंबी टेल नुमा आपको मैंने यहाँ पर दिखाई है, तो ये एक्सॉन है। माइलिन शीथ एक वर्ड आया है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या होता है। एक्चुअली लेमिनेटेड लिपिड शीथ होती है अराउंड द न्यूरॉन। इस पूरे न्यूरॉन के गिर्द जो एक शीथ होती है उसे हम माइलिन शीथ का कहते हैं। इट कवर एक्सॉन एंड सम टाइम डेंड्राइट। इसने कवर किया हुआ होता है एक्सॉन को भी, सम टाइम डेंड्राइट को भी इसने कवर किया हुआ होता है। अच्छा, हाइड्रा एंड सी एनीमोन के अंदर ये शीथ नहीं होती। बाकी जितने भी इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स हैं उसमें माइलिन शीथ होगी। अच्छा, उसके बाद शिवान सेल का एक वर्ड आता है जिसे आप न्यूरोलिमोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या होता है एक्चुअली, ये रैप द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को रैप किया हुआ होता है और कहीं कहीं पे बीच में गैप्स भी होते हैं। ये इसे हम शिवान सेल कहते हैं। और जो ये बीच में कहीं कहीं पे गैप्स हैं हर सेल के दरमियान में, इसे हम नोड्स ऑफ रनवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में वो सारे पॉइंट्स बताए जो अभी मैं आपको ऊपर बता कर आई हूँ। तो ये स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का। उसके बाद न्यूरॉन की कम्युनिकेशन देखें तो ये जो नर्व है, ये न्यूरॉन है, ये काम कैसे करता है, ये कैसे इंफॉर्मेशन भेजता है एक से दूसरी जगह, इसकी क्या ज़ुबान है, किस लैंग्वेज में इसको समझ आती है। तो लैंग्वेज जो होती है न्यूरॉन की जो उसे समझ आती है, ये जिसमें वो काम करता है वो होती है नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। जो हम सिग्नल की बात कर रहे थे वो अब उसे आप एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा, ये कैसे प्रोड्यूस होता है। आपको तो पता है ना कि हर सेल के गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसी तरह जो न्यूरॉन है उसके गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन है। जब इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर की परमेबिलिटी के अंदर चेंजेस आएंगी और मूवमेंट होगी आइंस की अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्राइट सेल बॉडी एंड एक्सॉन, जब तो उसे हम नर्व इम्पल्स कहेंगे। मतलब जो पूरा न्यूरॉन है उसके गिर्द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके गिर्द जब आयंस अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे तो इस तरह जो एक इम्पल्स प्रोड्यूस होगी उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एक्चुअली द डिफरेंस इन चेंज
विद मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड मोर नेगेटिव इनसाइड। याद रखिएगा, आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त कहेंगे जब भी मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हों और अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हों, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देयर इज़ अ रेस्टिंग जो न्यूरॉन होता है वो रेस्टिंग कंडीशन में वो कंडक्ट नहीं कर रहा होता, वो कंडक्टिंग न्यूरॉन नहीं होता, वो कोई भी इम्पल्स नहीं आई हुई होती। देयर इज़ डिफरेंस होता है रिलेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के अंदर इनसाइड आउट, मतलब मोर पॉजिटिव आउटसाइड, मोर नेगेटिव इनसाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट परमिएबिलिटी होती है फॉर दीज आइन, सो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि मोर पॉजिटिव आउटसाइड और मोर नेगेटिव इनसाइड क्यों है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपनी एफिनिटी होती है कि वो किसको बाहर रखे किसको अंदर। तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो है आप याद रखिएगा वो हमेशा -70 मिली वोल्ट होता है, क्योंकि हम इसे मेजर्ड करते हैं मिली वोल्ट के अंदर। तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो -70 मिली वोल्ट होता है। सोडियम आयन हाईली कंसनट्रेटेड होंगे आउटसाइड में जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी, और पोटाशियम आयन एंड मोर नेगेटिव आयन जो नेगेटिव प्रोटीन आयन्स होंगे वो मोर इनसाइड होंगे। दैट्स वाई ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बन जाता है। आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आयन चैनल्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू जो है ये सोडियम एंड पोटाशियम आयन कॉन्स्टेंटली इनसाइड एंड आउटसाइड जो है ये मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। ये क्या है, ये एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सोडियम पोटाशियम ATPase पंप मौजूद होता है जो सोडियम को आउटसाइड पोटाशियम को इनसाइड मूव करता रहता है, यानी इट मूव्स 3 सोडियम आउट फॉर ईच 2K पॉजिटिव मूव इनसाइड। मतलब ये हर पंप के अंदर जब एक ये सोडियम पोटाशियम ATPase पंप यानी कंज्यूमिंग एनर्जी कंज्यूमिंग है, ATP आपको पता है कि एनर्जी है, तो जैसे ये पंप स्टार्ट होगा तो ये 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 सोडियम को अंदर लेके आएगा। ये जो इसकी वजह से है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहता है। अब न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग में तो नहीं पड़ा रहेगा ना, तो उसने एक्शन पोटेंशियल में भी जाना है। तो ये चेंज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन टू एक्शन पोटेंशियल, यानी रेस्टिंग से एक्शन पोटेंशियल की तरफ चेंज, इसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, व्हाट इज नर्व इम्पल्स, चेंज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन टू एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन का भी मैं आपको सब कुछ बता के आई हूँ कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो उसका -70 मिली वोल्ट होता है। ट्रांसमिशन अकर बाय वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, यानी एक डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की वेव आएगी और इस तरह से ट्रांसमिशन होगी। डीपोलराइजेशन क्या होता है, डी का मतलब लॉस, पोलराइजेशन मतलब पोलर आइंस का लॉस होना। लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोलैरिटी, यानी मेम्ब्रेन की जब पोलैरिटी यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड की जो पोलैरिटी होती है वो ख़त्म होगी, तो इसे हम डीपोलराइजेशन कहेंगे। द स्टिमुलस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, कभी भी ऐसे जो है नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं होगा, आपको स्टिमुलस देना पड़ेगा, और वो स्टिमुलस मिनिमम क्वांटिटी का उसकी एक अमाउंट होती है जो कि इम्पल्स को स्टार्ट करता है। इस तरह के जो स्टिमुलस को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो होता है यानी वो बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, एक मॉडरेट अमाउंट में एक स्टिमुलस होता है जिसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। वो हम अप्लाई करते हैं मेम्ब्रेन पे और फिर सोडियम आयन जो है वो फ्लो करते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन। और जो है पहले आपको पता है कि रेस्टिंग में सोडियम बाहर की तरफ थे, लेकिन अब वो अंदर जा रहे हैं और -70 मिली वोल्ट था रेस्टिंग में, अब वो 0 हो गया क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम जो है उसकी पोलैरिटी ख़त्म हो रही है, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी लॉस हो गई है, डीपोलराइजेशन हो गई है। तो इसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगी और सोडियम गेट्स ओपन होंगे एंड सोडियम गेट्स मूव इनसाइड मोर। तो क्या होगा कि सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा और बाहर जो है वो जो पॉजिटिव था वो अब ख़त्म हो गया, डीपोलराइजेशन हो गई है। उसके बाद रीपोलराइजेशन की बात करें, द रीबिल्डिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि जब दोबारा से पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ रीबिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, इसे हम रीपोलराइजेशन कहेंगे। बिल्डिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, अब बाहर की तरफ जब सोडियम जाना शुरू हो जाएंगे और बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसे हम रीपोलराइजेशन कहेंगे। यानी सोडियम गेट्स क्लोज, सोडियम का जो अंदर आना था वो बंद हो गया है एंड पोटेशियम चैनल ओपन। जब पोटेशियम चैनल भी ओपन हो जाएंगे तो उन्होंने जाहिर से बात है बाहर की तरफ जाना है और अगेन जो है वो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, उसके बाद है हाइपर पोलराइजेशन। ये क्या होती है, ये वो स्टेट होती है न्यूरॉन की जिसमें
बाहर जो है इन विच मोर नेगेटिव चार्ज डिवेलप इनसाइड, कि इनसाइड वैसे तो नेगेटिव होते हैं लेकिन अगर ज़्यादा नेगेटिव हो जाएं तो उसे हम हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे। और लार्ज नंबर ऑफ पोटाशियम आयन रश्ड आउट, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पोटाशियम जो अंदर थे वो बाहर की तरफ चले गए ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल एंड इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव, और अंदर जो है वो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसी तरह से -70 मिलीवॉट से ज़्यादा हो गया। और मोर एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट अकर ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। अब जो है ज़्यादा और एक्शन पोटेंशियल जो है नहीं हो सकता इस टाइम इंटरवल में, और ये ब्रीफ पीरियड जो है इसे हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि मिनिमम स्टिमुलस वो कम से कम स्टिमुलस जो ज़रूरी होता है एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। और या तो एक्सॉन जो है वो फायर करेगा एट फुल पावर या फिर नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो कि वो स्लो में करेगा, तो इसे हम कहते हैं ऑल और नॉन ला। इंक्रीज ऑफ द डायमीटर ऑफ एक्सॉन इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। जितना ज़्यादा एक्सॉन का डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा नर्व इम्पल्स की स्पीड होगी। लार्ज डायमीटर जो एक्सॉन होता है उसके अंदर ज़्यादातर वो इन्वर्टिब्रेट्स में होता है, लाइक क्रे फिश, अर्थवॉर्म इनके अंदर, और स्क्विड जो होता है उसके अंदर लार्जेस्ट डायमीटर है। याद रखिएगा एक्सॉन का जो लार्जेस्ट डायमीटर है वो स्क्विड के अंदर है। एडिशन ये जो माइलिन शीथ होती है, आपको मैंने बताया कि श्वान सेल के बाहर जो माइलिन शीथ होती है ये भी इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स, इसे हम साइनैप्स कहते हैं। जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन और इफेक्टर से इज नोन एज साइनैप्स। एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है अलोंग द एक्सॉन और फाइनली ये जो एक्सॉन के ब्रांचिंग एंड टर्मिनल होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसे हम एंड बल्ब कहते हैं। स्पेस बिटवीन द एंड बल्ब एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। The neuron carrying action potential toward the synapse called presynaptic neuron, and the receptive segment of the second neuron is called postsynaptic neuron. The postsynaptic cell जो होता है ये हमेशा न्यूरॉन होता है, बट प्री साइनेप्टिक जो होता है वो हमेशा न्यूरॉन होता है, बट पोस्ट साइनेप्टिक जो है वो न्यूरॉन भी हो सकता है, मसल सेल भी हो सकता है और ग्लैंड सेल भी हो सकता है। साइनेप्स दो तरह की होती है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज आइन मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट, देयरफॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट डायरेक्टली फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन। इसलिए जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होती है डायरेक्टली फ्रॉम न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। अच्छा, ये आइंस जो हैं डीपोलराइज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इट कैन रैपिडली ट्रांसफर नर्व इम्पल्स लाइक फाउंड इन फिशेस। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो फिशेस में मौजूद होती है। टू सेल कम्युनिकेशन कम्युनिकेटेड बाय मीन्स ऑफ केमिकल एजेंट कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, जो केमिकल साइनेप्स होती है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होता है जो कि केमिकल एजेंट होता है। ये कहाँ से रिलीज होता है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, और ये रेस्टिंग पोटेंशियल को चेंज करता है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर अगर देखें तो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, नर्व इम्पल्स रीच एट द एंड बल्ब। जैसे ही एंड बल्ब पे नर्व इम्पल्स पहुंचेगी तो ये क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी स्टोरेज वेसिकल्स को, और ये जो वेसिकल है इनमें केमिकल होता है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और ये वेसिकल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज मिलेंगी तो वेसिकल रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइल कोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हो सकता है। More than 50 neurotransmitters known. The neurotransmitter bind with the receptor protein and the protein are present in the postsynaptic membrane. Now invertebrate nervous system, the true nervous system जो होता है वो स्पॉन्जिस एंड प्रोटोजोआ में एब्सेंट होता है, बट स्टिल कोऑर्डिनेशन इनमें मौजूद होती है। ट्रू नर्वस सिस्टम मौजूद होगा ऑर्गेनिज्म विच हैज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। नर्व नेट इज प्रेजेंट इन नाइडेरियंस एंड इकाइनोडर्म्स। नाइडेरिया के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर नर्व नेट ब्रेन एब्सेंट होता है। नर्व इम्पल्स इनिशिएट एनीवेयर, कहीं से भी बॉडी के अंदर जो है नर्व इम्पल्स इनिशिएट हो जाएगी। इकाइनोडर्म्स हैव नर्व नेट बट इट इज़ मोर कम्प्लेक्स। सी स्टार हैव 3 distinct nerve net. C star, one nerve net form a circummoral ring, second one a net control the muscles, third net control the tube feet. Ectoneural system, it retain a primitive एपिडर्मल पोजीशन, एंड इसके अलावा ये सी स्टार में
रेडियल नर्व मौजूद होती है और ये इट एक्सटेंड डाउन द लोअर सरफेस ऑफ ईच आर्म। हर जो सी स्टार की 5 आर्म्स होती हैं उसमें ये जो है मौजूद होती है। हाइपोन्यूरल सिस्टम, इट इज़ प्रेजेंट डीप इन द बॉडी ऑफ द एकाइनोडर्म्स एंड एपिकल सिस्टम। इट हैज़ सेम सेंसरी फंक्शन। तो एपिकल सिस्टम का जो फंक्शन होगा वो सेंसरी होगा। सेकंड ट्रेंड जो है वो सेफलाइजेशन का है। सेफलाइजेशन क्या होती है? एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ नर्वस टिश्यू एंड रिसेप्टर इन द एंटीरियर एंड ऑफ द एनिमल। जब किसी एनिमल के एंटीरियर एंड में नर्वस टिश्यू या फिर नर्व्स जो है एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो ये बना इसे हम कहते हैं सेफलाइजेशन। सेफेलिक से निकला है, सेफेलिक मीन होता है एंटीरियर। तो ये राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म में नजर आता है। नर्वस सिस्टम ऑफ फ्लैट वॉर्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक होते हैं गैंग्लिया, ये डिस्टिंक्ट एग्रीगेशन होती है नर्व्स की। इन द एंटीरियर रीजन ऑफ इट फंक्शन एज अ प्रिमिटिव ब्रेन। और लेटरल नर्व कॉर्ड कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो लेटरल नर्व कॉर्ड होती हैं वहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है कैरी होती है। बायलेटरल सिमेट्री थर्ड ट्रेंड है नर्वस सिस्टम की एवोल्यूशन के अंदर। और बायलेटरल सिमेट्री के अंदर जो है पेयर्ड न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, मसल्स, सेंसरी स्ट्रक्चर्स एंड ब्रेन सेंटर। इंटर न्यूरॉन फोर्थ यानी ट्रेंड है। ये क्रस्टेशियन में, सेगमेंटेड वॉर्म में एंड आर्थ्रोपोड में नजर आता है। और फर्दर एडवांस नर्वस सिस्टम में द मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल हैव इंटर न्यूरॉन्स। तो ये आपने याद रखना है कि जितने कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं उनके अंदर इंटर न्यूरॉन्स होता है। उसके बाद जो ब्रेन है, ये फिफ्थ ट्रेंड है, यानी इंक्रीज नंबर ऑफ इंटर न्यूरॉन काजेज फिफ्थ ट्रेंड इन एनिमल। ब्रेन कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम की बात करें तो एनिमल्स हैव बायलेटरल सिमेट्री इन देयर नर्वस सिस्टम और नोटोकॉर्ड इनका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम मीजोडर्मल टिश्यू और ये ड्राइव्ड होता है मीजोडर्मल टिश्यू से। तो वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस द नोटोकॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस कर देता है नोटोकॉर्ड को ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो नोटोकॉर्ड जो है उसकी जगह पे वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। ज़्यादातर वर्टिब्रेट में वर्टिब्रेट हैव डेवलप्ड अ सिंगल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। रीजनल स्पेशलाइजेशन होती है इसमें एंड इट चेंज इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यू नो दैट नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें होती है। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होगी वो सीएनएस में होगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको पता है कि इसमें नर्व्स आ जाती हैं। ये नर्व्स कहाँ पे मौजूद होती हैं? आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स आपको पता है सेंसरी होती हैं एंड मोटर होती हैं। सेंसरी का होता है काम कि ये ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस। और मोटर नर्व्स जो है वो कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सीएनएस, यानी सेंसरी सीएनएस तक लेके जा रही हैं और मोटर सीएनएस से अवे लेके जा रही हैं। तो मोटर नर्व्स 2 तरह की होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो आपके कंट्रोल में है, इसे सोमैटिक नर्व्स भी कहते हैं। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री ऑटोनॉमिक होती हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो भी है उसमें मौजूद होती हैं। अच्छा, तो बंडल ऑफ नर्व्स कॉल्ड द ट्रैक इन सीएनएस। सीएनएस के अंदर ये जो नर्व फाइबर का एक बंडल होता है उसे हम ट्रैक कहते हैं, जबकि इसे हम नर्व्स कहते हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी ब्रेन के और बाकी सारे बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ उसके पार्ट्स हैं। न्यूरल कैनाल हो गई, ये सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती है। ग्रे मैटर होता है, ये ग्रे मैटर एक्चुअली सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट से मिलकर बना हुआ होता है। और ग्रीन कलर होता है। वाइट कॉर्ड जो है ये एक्सॉन से मिलकर बना हुआ होता है और वाइट माइलिन शीट्स होती है। तो ये याद रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मैनिंग्स होती हैं, 3 होती हैं, यानी 3 लेयर्स होती हैं जो प्रोटेक्टिव होती हैं। ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, स्पिया मैटर। ड्यूरा मैटर जो है ये आउटर लेयर होती है, टफ एंड फाइब्रस होती है। एरेक्नॉइड मिडल लेयर है एंड डेलिकेट है। पिया मैटर इनर मोस्ट लेयर है ये, और ये स्मॉल ब्लड वेजल्स इसमें मौजूद होती हैं जो नरिश करती है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? ये नंबर होते हैं डायरेक्टली रिलेटेड जितनी टू द नंबर ऑफ सेगमेंट इन द टेल एंड ट्रंक। जितने ज़्यादा लॉन्ग होगी टेल ट्रंक तो उतने ज़्यादा स्पाइनल नर्व्स मौजूद होंगे। फ्रॉग के अंदर 10 पेयर्स होते हैं। स्नेक के अंदर क्योंकि वो काफ़ी लंबा होता है तो उसके अंदर सेवरल 100 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन 1 था नर्व्स वगैरह का। उसके बाद कम्युनिकेशन 2 पढ़ेंगे, तो वो इसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी।